आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विषय वाच्य के साथ उपस्थित हूँ। हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। वाच्य क्या है? वाच्य कहा जाता है बोलने योग्य या बोलने का विषय, ये वाच्य का अर्थ है। और व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा भाव के अनुसार है, उसे हम वाच्य कहते हैं। आइए वाच्य की दूसरे शब्दों में परिभाषा और जान लें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हुआ, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। देखिएगा उदाहरण, अनु पत्र लिखती है। अनु पत्र लिखती है। यहाँ पर क्या है? अनु जो क्रिया है कर्ता के अनुसार है। लिखती है, यहाँ पर क्या है? लिखती है। कौन लिख रही है? क्योंकि इससे हमें बोध होता है कि कौन का पता लगते ही हम कर्ता पर जाते हैं। अनु किस पर जाते हैं? कर्ता पर अनु। तो अनु कौन है? कर्ता है। तो ये क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार। और यहाँ पर लिंग वचन का प्रयोग कहा गया, तो लिंग स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग की रही। एक वचन है तो एक वचन की रही। यहाँ पर यह कौन सा होगा? कर्तृवाच्य के रूप में प्रयोग होगा। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी को बनाकर अनु के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब लिखा जाता है, ये आपका क्रिया है। लिखा जाता है, ये क्या है? क्रिया। अब लिखा जाना, अब कौन तो नहीं है ना? कौन लिखा जाता है? नहीं। क्या लिखा जाता है? क्या? तो यहाँ पर हमें किस चीज का बोध हुआ? कर्म का। किस चीज का बोध होता है? कर्म का, कि ये क्रिया क्या है? कर्म के अनुसार हुई है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य। तो यहाँ पर क्या आएगा? कर्मवाच्य। क्या लिखा जाता है? पद। तो यहाँ पर क्या का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ ये कर्मवाच्य। और आपको पहले भी पता है, आपने कर्मक क्रिया और क्रिया में किया है, कर्मक और कर्मक क्रिया। तो यहाँ पर कौन सी कर्मक क्रिया का प्रयोग है? और कर्मक क्रिया में कर्म होता है, तो यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है? क्या है? कर्म के अनुसार है। तो यहाँ कर्मवाच्य कहा गया। अब चलते हैं तीसरा एक उदाहरण और देखते हैं कि अनु से पत्र नहीं लिखा जाता। क्या नहीं लिखा जाता? पत्र नहीं लिखा जाता। यहाँ पर क्या है? भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि उससे पत्र नहीं लिखा जा रहा, ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे भाववाच्य। क्या कहेंगे? भाववाच्य। हमने तीन उदाहरण देखे। हमने क्रिया का रूप देखा। क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य के रूप में परिवर्तन कर दिया। अगर क्रिया कर्म के अनुसार रही तो हमने कर्म के रूप में परिवर्तन कर दिया। और क्रिया में जब हमने भाव उत्पन्न देखा तो हमने उसे कहा भाववाच्य। तो बच्चों, आपने ये तीन उदाहरण से इसकी परिभाषा को अच्छे से जान लिया। क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता चले कि लिंग वचन का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है या कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है। इनमें से किसके अनुसार हुआ, वो हमने देखा कि किसके अनुसार हुआ? कर्ता के। किसके अनुसार हुआ? कर्म के। और किसके अनुसार हुआ? भाव के। तो हमने उसे क्या कहा? वाच्य। समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के तीन
भेद होते हैं। अभी अभी हमने 3 उदाहरणों से भी जाना होगा कि वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तीनों उदाहरणों को आपने जान लिया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छे से आपको पता लगा कि हमने 3 वाच्य के कितने भेद बताए? 3। आइए पहला भेद देखें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो कर्तृवाच्य कहलाते हैं। और कर्ता का लिंग और वचन क्या हो? क्रिया का भी लिंग वचन एक समान हो, वह कर्तृवाच्य है। आइए इसकी परिभाषा को जान लें। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है। दर्जी कपड़ा सिलता है। अब सिलता है यहाँ पर क्या है? क्रिया। और कौन सिलता है? कौन से हमें प्रश्न मिलता है? कौन सिलता है? दर्जी। क्योंकि दर्जी एक वचन पुल्लिंग है, उसी के अनुसार क्रिया एक वचन पुल्लिंग की है, तो इससे हमें पता चलता है कि यह कर्तृवाच्य है। अब दूसरा देखें। अनमोल खाना बनाती है। बनाती है क्रिया है आपकी यहाँ पर। और कौन बनाती है? खाना तो नहीं बनाती। कौन बनाती है? अनमोल बनाती है। ये अनमोल करता है। क्या बनाती है? क्या से या किसको से हमें कर्म का बोध होता है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि अनमोल का कर्ता का क्रिया से संबंध है। और क्रिया किसके अनुसार हो रही है? अनमोल के अनुसार। तो यहाँ पर बनाती है क्रिया कर्ता अनमोल है और लिंग स्त्रीलिंग है और बनाती क्रिया में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। अनमोल एकवचन है, क्रिया भी एकवचन की है। हमारी परिभाषा के अनुसार इस उदाहरण से पता चलता है कि ये कर्तृवाच्य है। बच्चों अब एक उदाहरण और देखते हैं। देखिएगा, बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। यहाँ पर सोता है क्रिया है। कौन सो रहा है? बच्चा। ये सोता है से हमें बोध होता है क्रिया का कर्ता कौन है? बच्चा। और बच्चा एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग की है। अब आपने 3 उदाहरण देखे। इन 3 उदाहरणों में आपने दोनों तरह के वाक्य देखे। विशेष रूप से क्या है कि जब कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया का भी वाक्य आता है और अकर्मक क्रिया का भी। केवल हम यहाँ कर्तृवाच्य में ये देख सकते हैं। आपने तीनों उदाहरण देखे। तीनों में आपने सकर्मक भी देखा और अकर्मक का उदाहरण भी देखा। तो इसकी ये पहचान है कि इसमें दोनों तरह के वाक्य आते हैं। आप दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। वाक्य में क्रिया क्या है? कर्म के अनुसार हो और या फिर वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। या तो वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता नजर आएगी या फिर हमें इस चीज का बोध होगा कि क्रिया क्या है? कर्म के अनुसार है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आइए इसके भी उदाहरणों से देखें कि किस प्रकार कर्म के अनुसार है। अब सबसे पहला है वाक्य, दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है। अब सिला जाता है, पहले कर्तृवाच्य में क्या था? दर्जी कपड़ा सिलता है। अब दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है। क्या सिला जाता है? कपड़ा। यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो रही है और सिला जाता है क्रिया से हमें बोध होता है कि ये हमारा कर्मवाच्य है।
बनाया जाता है क्रिया में हमें खाना क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। और अनमोल से अनमोल करता है, पहले वाक्य में क्या था, अनमोल खाना बनाती है, वहां क्या कौन बनाती है, मगर यहाँ क्या बनाया जाता है, दोनों में अंतर देखिएगा। यहाँ क्या प्रश्न बनता है, क्या बनाया जाता है, और वहां था कौन बनाती है, तो दोनों में अंतर आपको नजर आया होगा। यहाँ कर्म की प्रधानता है, वहां कर्ता की प्रधानता थी, तो यहाँ पर खाना कर्म है। ये आपका कर्मवाच्य हुआ, और कर्मवाच्य में केवल कर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, अकर्मक का नहीं, वहां पर आपको कर्म अवश्य दिखाई देगा। अब हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं, जो है भाववाच्य। क्या है भाववाच्य? इसकी परिभाषा क्या कहती है, ना तो इसमें कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म, केवल भाव की प्रधानता होती है। देखिएगा इसकी परिभाषा में जान ले, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर केवल भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात क्या है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और इसमें विशेष बात क्या है, क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म में किसका हुआ था, कर्मक क्रिया का, और भाव में किसका हो रहा है, अकर्मक क्रिया का, और कर्तृवाच्य में किसका था, दोनों का, कर्मक का भी और अकर्मक का भी। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर भाववाच्य में ना कर्म की प्रधानता है और न ही कर्ता की प्रधानता है, केवल भाव की प्रधानता होती है, और इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और अब देखते, जैसे उदाहरण देख लें इसका, जैसे अनमोल से लिखा नहीं जाता, इससे हमें किस चीज का बोध होता है कि भाव हमें नजर आता है, लिखना न लिखना उसका भाव है, और इससे हमें भाववाच्य का बोध होता है। और ये क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। अनमोल से लिखा जाता है या अनमोल से लिखा नहीं जाता, इस प्रकार हम इसमें भाव देख सकते हैं। अब हाथी दौड़ता है, हाथी से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और दौड़ से दौड़ना उसमें भाव नजर आ रहा है। हमने पिछले उसमें क्या था, भाववाच्य क्रिया बनाई थी हमें, तो तब हमने देखा था दौड़ से क्रिया के अनुसार जब हमने भाववाच्य में बदला था, तो क्या है, दौड़ से दौड़ना बना था, तो उसी के अनुसार दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्रिया है, तो ये इसमें भी हमें किस चीज का बोध हो रहा है, भाव का, भाव उत्पन्न है। इस प्रकार से आपका ये भाववाच्य है। और हमेशा हमें पहचान क्या रखनी है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएं, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करें, या फिर हम कर्म से या भाव से कर्तृवाच्य में किस प्रकार बदल सकते हैं। आइए इनको भी अच्छी प्रकार से समझ लें। देखिएगा, पहला है वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हमने यहाँ पर लिखा है कर्तृ से कर्मवाच्य। अब इनके कुछ नियम हम देख लें। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है, इनको जोड़ा जाता है जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाएंगे। जिस प्रकार से कर्ता के साथ अगर से लगा है, द्वारा लगाया है या के द्वारा जोड़ा जाता है, तब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, कर्मवाच्य में। और
किसमें बदल दिया जाता है, सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। और कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। यदि कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह लगाए तो उसे हटा देते हैं और किसमें होता है, सामान्य भूतकाल में उसका बदलाव कर देते हैं। फिर है उसके बाद क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल दिए जाते हैं। क्रिया को लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार बदल दिया जाता है। फिर देखिएगा उसके बाद क्या है, बदले हुए रूप के साथ काल, वचन व लिंग आदि के अनुरूप क्या लगा दिया जाता है, जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उसके साथ क्या लगाते हैं, जाना क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए अब इन चारों जो हमने नियम देखे हैं, इन चारों नियमों को हम इन दो उदाहरणों में देख सकते हैं। पहला देखिएगा, पहला उदाहरण है, वर्तिका ने पत्र लिखा। वर्तिका ने पत्र लिखा। अब इसको हम कर्तृवाचक से कर्मवाचक में बदलेंगे। तो हमने पहले नियम में क्या देखा था, से, द्वारा या के द्वारा जोड़ना है। पहले वर्तिका द्वारा, द्वारा लगाया, फिर पत्र लिखा गया। दूसरे में हमने कहा था सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है, लिखा गया सामान्य भूतकाल में आ गया। और कर्ता के साथ यदि कोई कारक चिन्ह लगा हो तो उसे हम हटा देते हैं। ये कारक चिन्ह का प्रयोग था यहाँ पर, तो हमने उसे हटाकर क्या कर दिया, यहाँ पर द्वारा का प्रयोग किया। अब तीसरे नियम के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल दिए जाते हैं। अब जो क्रिया का जो लिंग है या उसका जो पुरुष है, वचन है, वो उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार बदल दिया गया। अब चौथे में क्या है, काल, बदले हुए रूप के साथ काल, वचन व लिंग आदि के अनुरूप जाना क्रिया का बोध हुआ। तो इसमें हम भूतकाल के अनुसार ही करेंगे। पहले वाक्य से हमने जान लिया कि हमने से, द्वारा या के द्वारा को लगाना है, फिर सामान्य भूतकाल को लाना है और कोई कारक चिन्ह लगा हो तो वो हटाना है। इसी तरह से हमने इस उदाहरण में देखा, वर्तिका ने पत्र लिखा, तो क्या हम कर्मवाचक बनाएंगे, वर्तिका द्वारा पत्र लिखा गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, काव्या कविता पढ़ता है। काव्या कविता पढ़ता है, तो उसका कर्मवाचक में परिवर्तन करेंगे, काव्या द्वारा कविता पढ़ी जाती है। जाना क्रिया था तो जाती है, कविता पढ़ी जाती है। यहाँ पर हमने इसको कर्मवाचक में परिवर्तित कर दिया। तो ये थे आपके कर्तृवाचक से कर्मवाचक में बदलते समय कि हमने कर्तृवाचक से कर्मवाचक में किस प्रकार बदलना है। आइए अब हम देखते हैं कर्तृवाचक से भाववाचक में किस प्रकार बदलते हैं। आइए कर्तृवाचक से भाववाचक देख लें। दूसरे नंबर पर क्या है, कर्तृवाचक से भाववाचक। पहले पे क्या था, कर्तृवाचक से कर्मवाचक। अब पहले क्या है, इसमें नियम को देख लें। भाववाचक में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार होती है। क्या है, जो क्रिया है वो क्या है, एक वचन की होनी चाहिए, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अनुसार होनी चाहिए, दूसरे पुरुष के। अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, धातु क्रिया के रूप को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ा जाता है। धातु क्रिया रूप को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ दिया जाता है। तीसरा नियम कहते हैं, कर्ता के बाद से विभक्ति जोड़ी जाती है। कर्ता के बाद कौन सी विभक्ति जोड़ी जाती है, से। अब उदाहरण देखिए, जैसे नरेश दौड़ा, नरेश से दौड़ा गया। अब कर्मवाचक में क्या था, से, द्वारा या के द्वारा प्रयोग किया था। और अब जब हम
और भूतकाल नहीं जा सका। और इसमें दूसरा क्या है, से का प्रयोग कराया है। जब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, बलराम से लगाना हुआ और सुबह उठा नहीं जा सका। इस प्रकार आपका कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं तीसरा, कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य में हम कैसे बदलते हैं। देखिएगा, दो उदाहरण देकर बताती हूँ आपको। पहला है कर्मवाच्य का उदाहरण, बकरी से घास खाई जाती है। नियम के अनुसार से द्वारा या के द्वारा था, बकरी से घास खाई जाती है। अब इसको हम कर्तृवाच्य में बनाएंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य में हमारा एक साधारण वाक्य होता है, तो वो बन जाएगा से हटा दिया, बकरी घास खाती है, खाई जाती है की जगह क्या हटा दिया हमने, खाती है। अब दूसरा है हमारा भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं। सेठ से दौड़ा गया, हमने सेठ का रखा था और गया भूतकाल में किया था, तो हम इसे एक साधारण वाक्य बनाते हैं, सेठ दौड़ा। सेठ से दौड़ा गया ये था भाववाच्य और सेठ दौड़ा ये है कर्तृवाच्य। तो बच्चों, आपको मैंने वाच्य समझाने का बहुत प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वाच्य समझ में आ गया होगा। आप अपनी पुस्तक से अन्य उदाहरणों को भी कर समझें कि किस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, किस प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया और किस प्रकार कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। और आप अभ्यास करने की भी कोशिश करना। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।